गुड मॉर्निंग। बी ट्रिपल ई सब्जेक्ट के यूनिट 2 के लिए ये लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे सिंगल फेस एसी सर्किट्स या एसी सर्किट्स, जो यूनिट का नाम है। इसमें सबसे पहला आपका जो ये टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ एसी वोल्टेज। तो हम ये देखेंगे कि ये एसी वोल्टेज कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद बेसिक डेफिनेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर एंड एवरेज वैल्यूज़ और फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, जे ऑपरेटर, फेजर अलजेब्रा। तो हम इसे आई थिंक 3 से 4 लेक्चर्स हमें लगेंगे। तो आज पहला लेक्चर हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग ऑफ एसी, व्हाट इज एसी। एसी इज अल्टरनेटिंग करंट। और एसी मतलब जो हम डीसी में पढ़े थे उसमें एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलता था। जैसे कि अगर हम इसका एक किसी एसी के लिए डीसी के लिए सॉरी, हम अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हमको मिलेगा। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए तो ये हमको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन, जहाँ पर कि ये जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको एक डीसी की वेव फॉर्म है। मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसको नाम भी दे देते हैं, सपोज यहाँ पर है ये सपोज इसको हम नाम दे देते हैं से V और वोल्टेज, और सपोज टाइम तो वोल्टेज जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, ये आपका टाइम एक्सिस हो गया, ये वोल्टेज, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। और मीनिंग ये जो एसी है वो एनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग इफ इट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। हम अगर आगे चल के देखें तो ये जो है आपको एसी का वेव फॉर्म दिखा रहा है। ये अलग अलग अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म्स है, जिसमें स्क्वायर वेव शेप, ट्रेपेजॉइडल वेव शेप, ट्रायंगुलर वेव, इर्रेगुलर वेव, ये सब अलग अलग वेव शेप्स होते हैं। बट हमको जो स्टडी करना है वो इसकी स्टडी करना है। ये है आपका एसी साइनसोइडल वेव। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर तो करंट दिखाया हुआ है, ये वोल्टेज भी हो सकता है। तो रेगुलर इंटरवल में इसमें देखेंगे एक पॉजिटिव हाफ साइकिल रहती है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल रहती है, और इसी को हम लोग एसी बोलते हैं। इसको फिर जनरेट कैसे किया जाता है वो हम आगे चल के देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए हैं जो कि आप स्टडी कर सकते हैं। हम अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो सिलेबस में है। तो सिलेबस में आपके है प्रोडक्शन ऑफ एसी वोल्टेज, या हम बोल सकते हैं जनरेशन ऑफ एसी क्वांटिटी, एसी वोल्टेज या करंट। तो इसके लिए हम देखते हैं बेसिक एक रिक्वायरमेंट उसमें रहेगी कि आपके पास, क्योंकि इसको फैराडेज लॉ को हमको यहाँ पर यूटिलाइज करना है, तो यहाँ ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और उसका साउथ पोल, ये मैग्नेटिक पोल्स हो गया। तो एन और एस पोल, जो कि यहाँ पर ये एन और ये एस पोल दिख रहा है हमको। तो ये एन पोल से एस पोल में हम देखेंगे एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डेवलप होती है। बीच में एक स्पेस है, इसके बीच में हम ये कॉइल, ये जो P1 Q1 एक अपने आप में कॉइल है, कंप्लीट कॉइल। और ये जो दो यहाँ पर जो दिख रहे हैं S1 और S2 जो है वो स्लिप रिंग्स हैं, जिसमें कि ये जो इसके एंड्स हैं जो इस कॉइल के वो कनेक्टेड रहेंगे। अब फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जब हम इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो ये जो कॉइल्स हैं वो फ्लक्स को कट करते हैं। तो बेसिकली जो दो कंडक्टर्स हैं इसमें P1 और Q1 ये एक्चुअल पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि हम इसको साइड व्यू देखेंगे यहाँ से, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये जो डॉट दिख रहा है वो डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट जो है वो हमारी तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं। कौन सा डायरेक्शन है हमारा देखने का? वो ये डायरेक्शन है, ये हमारा डायरेक्शन है, यहाँ से हम देख रहे हैं। जब तो यहाँ से देखने में क्या दिख रहा है, ये P में करंट जो है यहाँ पर P1 से P की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये बाहर की तरफ आ रहा है। और वैसे ही ये Q से देख रहे हैं तो करंट अंदर की तरफ जाता दिख रहा है। तो अंदर की तरफ जाते हुए ये क्रॉस बना दिया जाता है, बाहर की तरफ आने के लिए ये डॉट बना दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें जो करंट है वो कुछ इस टाइप से इंड्यूस होता है। और जब ये इसको इस डायरेक्शन में हम घुमा रहे हैं, क्योंकि अल्टरनेटर है या कोई जनरेटर है, तो जनरेटर के लिए हमको पता है उसमें एक मैकेनिकल इनपुट दिया जाता है और उसमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमको मिलता है। ये होता है प्रिंसिपल जनरेटर का। और एसी को जनरेट, एसी वोल्टेज को जनरेट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए एक ऐसे इस कॉइल को हम किसी मैकेनिकल अरेंजमेंट से घुमा रहे हैं। जैसे ये घुमाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में और ये प्लेन जब घूमेगा तो हम देख सकते हैं ये कंडक्टर जो है वो कुछ ऐसे ऐसे कट करते रहेंगे फ्लक्स को। फ्लक्स जब तक कट नहीं होता था तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। और जैसे ये कट कर रहा है जो फ्लक्सेस को,
तो यहाँ एक ईएमएफ बन के आपके पास आएगा। इसे हम आगे चल के देखते हैं कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है वो कैसे हमको मिलता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हमको नोट करना होगा कि जैसे कि इसके जो एक जनरेटर का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया, टू परमानेंट मैग्नेट्स N एंड S प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स 5 वेबर। तो यहाँ पर ये N और S हैं वो एक यूनिफॉर्म फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे 5 वेबर्स का। और उसके बाद एक सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कॉइल, अ सिंगल टर्न कॉइल ऑफ टू कंडक्टर्स PP1 एंड QQ1। तो ये कॉइल है जिसपे दो कंडक्टर होते हैं, PP1 जो कि एक फ्लक्स को कट करेगा और इसका दूसरा पार्ट होता है QQ1। और ये रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कराना जरूरी है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बोला गया है फैराडेज लॉ के लिए, टाइम के साथ फ्लक्स में चेंज होना चाहिए जो इन कंडक्टर्स से लिंक कर रहा है। तो जैसे इन कंडक्टर से लिंक करने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो इन कंडक्टर्स में वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा जिसे हम इन दो रिंग्स से हम आउटर सर्किट में ले जा सकते हैं। अब ये इसमें और आगे चल के देखते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ साइनसॉइडल वोल्टेज, उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हमारे इस कंडक्टर के बारे में जानना। सबसे पहले तो इसकी वेलोसिटी क्या है, ये किस वेलोसिटी से या किस स्पीड से हम इसको घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा स्पीड से इसे इसमें सेंटर उसमें घुमाया जा रहा है, ठीक है। और हम अगर इसकी एनालिसिस करें तो ये एक एंगल है थीटा जिसको कि हम बोल रहे हैं दैट इक्वल्स ओमेगा टी। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम इज टाइम टेकन। तो इस फॉर्मूले से जो होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम से ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अब इसे हम देखेंगे, ये इसका 0 डिग्री है तो 0 से ये घूमना चालू किया, ये 90 डिग्री आया, फिर ये 180 डिग्री आया, फिर ये 270 डिग्री आया और इस तरीके से 360 डिग्री आया। तो कॉइल ऐसा घूमता रहेगा। हम किसी एक कंडक्टर को कंसिडर करेंगे, यहाँ हम पी कंडक्टर को कंसिडर कर रहे हैं। तो पी कंडक्टर जो है इधर घूमता जा रहा है और कट करेगा, ये फ्लक्स को कैसे करेगा उसको हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज यहाँ एक और जरूरी बात है कि यहाँ जिसका टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा उसको थोड़ा देखते हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी को ये बोलेंगे जैसे ये सर्कुलर इसका जो एक पाथ है, और टेंजेंट अगर बोलेंगे तो वो एग्जैक्टली ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया टेंजेंट। तो अब ये तो है एंगुलर वेलोसिटी, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, यानी स्ट्रेट लाइन में अगर वेलोसिटी देखें तो वो क्या होगी, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं यू से। जैसे इस एक्सप्रेशन में देखेंगे तो ये u जो है वो बता रहा है, ये u जो है वो बता रहा है उसका टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी। गॉट द पॉइंट। अब ये u sin थीटा क्या बोलता है उसे हम समझते हैं। तो पहले यहाँ पर चलते हैं। द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर p इज u मीटर पर सेकेंड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं। और दूसरा, द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग द फ्लक्स and inducing the EMF in the conductor. This horizontal component is U sin, या इसको हम लोग फिर से बॉक्स एंड बॉक्स कर देते हैं, U sin थीटा U sin ओमेगा टी। ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा इंड्यूस करने के। और वाइल ये जो U cos थीटा है, U cos थीटा जो है वो हमको उसमें वो वर्टिकल कंपोनेंट है और उसमें हम क्या देखते हैं कि वेलोसिटी का द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u इज u cos थीटा व्हिच इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरेलल होने की वजह से फ्लक्स के साथ इसमें कोई भी जो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन बन के आएगा वो बनेगा तो इंड्यूस ईएमएफ है कॉइल के अंदर, वो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन के आता है, दैट इज BLU sin थीटा या BLU sin ओमेगा टी। अब हम देखते हैं कि ये जो sin ओमेगा टी है इसकी वैल्यू चेंज करने से क्या होता है। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, उसमें हम देखते हैं। यस, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले थीटा, आई थिंक इससे पहले वाले स्लाइड में हम चल के देखें तो क्या दिख रहा था। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये थीटा वन की वैल्यू हमने क्या रखी हुई है, यहाँ पर 0 डिग्री रखी हुई है। और उसको रखने से क्या होता है, E1 की वैल्यू हमको क्या मिलती है, थीटा वन की वैल्यू 0 रखने पे E1 इक्वल्स BLU sin थीटा और sin 0 की वैल्यू 0 मिल रही है। तो कहने में तो कौन सी पोजीशन है, चल के हम देखते हैं। ये पोजीशन यहाँ पर हम देखें कंडक्टर की, तो ये पोजीशन होगी, ये कंडक्टर यहाँ पर होगा, थीटा की वैल्यू 0 मतलब ऐसा। और इस डायरेक्शन में, और फ्लक्स का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये सारा फ्लक्स का डायरेक्शन है, राइट। तो अगर ये कंडक्टर यहाँ से मूव कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये कंडक्टर जो है वो पैरेलल मूव कर रहा है किसके, अगर ऐसा मूव कर रहा है कंडक्टर इस जगह से, मतलब हम इसको और क्लोज ले आते हैं, सपोज ये इस जगह से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में,
तो ऐसा मूव कर रहा है मतलब हम बोल सकते हैं ये फ्लक्स की लाइन ऐसे आ रही है, उसके पैरेलल मूव कर रहा है, और पैरेलल मूव कर रहा है इसका मतलब इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए जरूरी है कि कंडक्टर फ्लक्स को कट करे, और फ्लक्स को कट करने का मतलब फ्लक्स से ऐसे मूव करे, वो ऐसे, या एटलीस्ट किसी ना किसी डिग्री से कट करे, ऐसे, तब तो हम मानेंगे। लेकिन इस कंडीशन में अगर इसके पैरेलल चल रहा है तो मतलब ये फ्लक्स ऐसा चल रहा है, तो ये फ्लक्स को कट नहीं कर रहा है कंडक्टर। ये तो हमें ये जरूरी ये समझना है कि किसी ना किसी एंगल से वो कट करे। तो हम देख रहे हैं कि ये थीटा जो है वो एंगल है जिसमें कंटिन्यूसली ये थीटा चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ये कंडक्टर हर बार चेंज होता जा रहा है। इस पॉइंट से जब वो मूव करेगा तो हम देखते हैं उसमें क्या आएगा। जब इस पॉइंट से हम मूव करते हैं इसको, तो क्या दिख रहा है, यहाँ से जो मूव कर रहा है ये कंडक्टर, तो ये एक्चुअली 90 डिग्री से कट कर रहा है, और 90 डिग्री से कट कर रहा है, और इसी को हम लोग ऊपर चल के देखते हैं कि थीटा टू ओमेगा टी टू 90 डिग्री रखने से, यहाँ 90 डिग्री रखने से आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ मिलता है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ मिल रहा है, यानी इस पॉइंट पे जो है कंडक्टर जब कट पोजीशन, ये पोजीशन रहेगी तो मैक्सिमम मिलेगा, ये वाली पोजीशन रहेगी तो जीरो मिलेगा। अगेन जब पी की पोजीशन ये वाली आ जाएगी तो भी जीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका क्या है, वो पैरेलल मूव करता रहेगा फ्लक्स के साथ। हमेशा याद रखिए कंडक्टर का मूवमेंट फ्लक्स के रिस्पेक्ट में हमको देखना है। और फाइनली अगर फिर से इस जगह पे देखेंगे आप, तो क्या मिल रहा है कि अगेन ये 90 डिग्री के ऑलमोस्ट कट कर रहा है, तो उसमें फिर से मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव साइड मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमको ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म मिलता है। तो अगर ये जीरो वाला पोजीशन देखेंगे तो ये वाला पोजीशन है, वैसे ये बढ़ता जाएगा धीरे 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 करके अपने मैक्सिमम पोजीशन पे आएगा। मैक्सिमम मतलब π/2 दैट इज 90 डिग्री। कहने का मतलब कंडक्टर का पोजीशन, ये जो कंडक्टर है इसका पोजीशन यहाँ पर रहेगा, एग्जैक्ट इस पॉइंट से देखें तो वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में ये वाला वेव फॉर्म इस पॉइंट तक पहुंचेगा, फिर ये फर्दर मूव करेगा 180 पे, तो ये वेव फॉर्म कुछ ऐसा मूव करते हुए पाई तक पहुंचेगा। पाई के बाद ये फर्दर जब साउथ पोल की तरफ जाएगा, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो साउथ पोल की तरफ जाते जाएगा तो वही चीज नेगेटिव साइड रिपीट हो जाएगी, और वैसे ही फिर ये 2 पाई कंप्लीट करेगा जब कंडक्टर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो ये जो एक कंडक्टर में होने वाले वोल्टेज का जनरेशन कुछ इस टाइप से होगा, 0 से लेकर 2 पाई तक। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। और इसी को यहाँ पर हम अगर इस फॉर्म में देखें तो थीटा की वैल्यू चेंज करते जाइए, पहले 0 रखिए, फिर 90 डिग्री रखिए, फिर थीटा 3 की पोजीशन 180 डिग्री रखा आपने, और वैसे ही फिर 4 में 270 रखा और 5 में 360 रखा। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही 90 आता है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलता रहता है, 270 आता है तो नेगेटिव मैक्सिमम मिलता रहता है, और जब 360 और 180 है तो वहां पर आपको 0 और 0 मिल रहा है, वहां पर कोई वोल्टेज नहीं है। और अलग अलग डिग्रीज को रख के आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि से 10 डिग्री पे क्या होगा, 20 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्रीज पे क्या होगा, एंड सो ऑन। और इस तरीके से आपको कंप्लीट वेव फॉर्म आपको मिलके बाहर आएगा, और यही होता है एसी वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है उसका वे। तो इसमें आपके पास ये सारी चीज़ है, और जैसे एग्जाम में आता है तो ये सारा ये एक तो अल्टरनेटर जो लास्ट उसमें हमने देखा था, यहाँ पर ये इसका डायग्राम बना सकते हैं, और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। और हम एक चीज़ और यहाँ पर नोट करते हैं कि ये जो बी एल यू आपके पास मिल रहा है, तो ई की वैल्यू हमने जो लास्ट उसमें पढ़ा था वो बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी कहाँ पर मिलती है आपको, ये दोनों नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, तो या तो फ्लक्स लें या फ्लक्स डेंसिटी लें। फ्लक्स डेंसिटी लेते हैं मतलब उसको होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और इसमें लेंथ, ये एल जो बता रहे हैं वो कंडक्टर की लेंथ है, ये वाली लेंथ पी से लेके P1 की जो लेंथ है, Q से लेके Q1 की जो लेंथ है एल, ये वो एक्टिव लेंथ है जो एक्चुअल फ्लक्स को कट करता है, तो वो लेंथ को यहाँ पर एल से दिखा रहे हैं। और u साइन ओमेगा टी, ये हम समझ रहे हैं, u मतलब इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और साइन थीटा जो हम रख रहे हैं वो ये बता रहा है कि उस जैसे जैसे ये मूव करता रहेगा कंडक्टर फील्ड में, तो उस साइन थीटा के फंक्शन के अकॉर्डिंग वो उसमें वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती रहेगी, राइट। तो हम डायरेक्ट इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि बी एल यू के जगह हम डायरेक्ट ई एम रख देते हैं, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर ईएमएफ। तो एक्सप्रेशन क्या बन के आता है, E इक्वल्स ई एम साइन ओमेगा टी। तो अब हम जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो ये वाला एक्सप्रेशन रहेगा, ई एम साइन ओमेगा टी। सो दिस विल बी योर इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर जो हम एसी सर्किट्स में यूज करने वाले हैं वो ये इक्वेशन रहेगा। और यहाँ पर ये स्मॉल ई दिख रहा है वो इसलिए है कि ये जो एक्सप्रेशन आता है इसे हम इंस्टेंटेनियस
वोल्टेज कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। समवेयर सिस्टम हैंग हो रहा है तो कुछ देर के लिए हम, ओके, तो 20 में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो यही एक्सप्रेशन रहेगा ई एम साइन ओमेगा टी, जिसमें कि एक ई एम इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, कहाँ पर वो मिलेगा, या तो ई एम बोले या यहाँ पर ये वी एम लिख रहे हैं, तो वी एम और ई एम एक ही चीज़ है, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड मतलब जो भी पीक वैल्यू आपको मिल रही है इस वेव फॉर्म की, तो यही वाली पीक वैल्यू 5/2 पे मिल रही है, तो वो उसका हो गया एम्पलीट्यूड, राइट, और पीक वैल्यू उसी को हम बोल रहे हैं। अब हम लोग साइनोसॉइडल करंट की बात करें तो साइनोसॉइडल करंट किससे मिलेगा, इसी वोल्टेज से। अगर उसी में आर को डिवाइड कर देते हैं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको मिलेगा आई इक्वल्स ई एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी, राइट। और इसमें आगे चल के देखते हैं, फिर इसमें कुछ डेफिनेशंस है जो कि जनरली यहाँ पूछा जाता है, तो वो डेफिनेशंस क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। डेफिनेशन रिलेटेड टू साइनोसॉइडल वोल्टेज, हमसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पीरियोडिक वेव फॉर्म, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज ए साइकिल, व्हाट इज ए फ्रीक्वेंसी। तो अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ये सब सारी चीजें हैं क्या। If the same set of variation is repeated indefinitely after every period of cycle, the waveform is known as periodic waveform। मतलब एक ही जैसा वेवफॉर्म अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो वेवफॉर्म है लगातार रिपीट होता रहता है, और वो किस पे डिपेंड करता है, ये कंडक्टर कितने बार आप घुमाते चले जा रहे हैं फ्लक्स में। तो जनरेटर में घूमता रहता है कंडक्टर, और साथ में ये वेवफॉर्म लगातार मिलता रहता है कंटिन्यूअसली, और ये फिक्स है, मतलब जिसकी जो साइकिल है वो फिक्स है। साइकिल मतलब एक साइकिल मतलब होता है 0 से लेके 360 तक अपना साइकिल कंप्लीट करना, या इसमें बोल सकते हैं ये जो पी कंडक्टर है वो इस एक्स पॉइंट से शुरू हुआ, ये पूरा 360 डिग्री घूम के जब वापस आ जाता है उसको वन साइकिल कहेंगे। उसमें जो लगने वाला टाइम है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड या पीरियड। यहाँ पर हम जो क्या बोल रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वन साइकिल, या उसको हम लोग बोल रहे हैं टाइम पीरियड। जनरली उसको डिनोट करते हैं हम टी से, कैपिटल टी से। और फ्रीक्वेंसी अगर हमको चाहिए तो फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम, यानी 1/t कर देंगे तो दैट इक्वल्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड की बात करें, इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस आई एम या वी एम रीच्ड बाय साइनोसॉइडल क्वांटिटी इन अ साइकिल। इट इज ऑल्सो नोन एज पीक वैल्यू और क्रेस्ट वैल्यू। क्रेस्ट या पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड, ये सारी चीज क्या है जो हमने देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके ये यहाँ तक का जो है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। करंट है तो आई एम हो जाएगा, वोल्टेज है तो वी एम, यानी ये चीज, ये वी एम, तो वी एम ये है। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, या तो पीक वैल्यू बोल सकते हैं या क्रेस्ट वैल्यू बोल सकते हैं। साइकिल, साइकिल हमने वैसे ही हमने देख लिया है कि साइकिल क्या है, एक साइकिल मतलब यहाँ से 0 से चालू हुआ और 360 डिग्री तक पहुंचा। उसके बाद हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट जनरली हर्ट्स होती है, और उसको हम बोलते हैं 1 हर्ट्स इक्वल्स 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 हर्ट्स इक्वल्स 1 साइकिल पर सेकेंड, कहने का मतलब ये जो एक साइकिल है, राइट, है ना, ये कंप्लीट एक साइकिल होता है। और अगर हमको देखना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है तो 1 साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू जो हम जनरली लेते हैं वो क्या होता है, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू एफ। ये 2 पाई एफ रेडियंस पर सेकेंड जो है, यहाँ फ्रीक्वेंसी अगेन एफ इक्वल्स फ्रीक्वेंसी जो पिछले उसमें हमने देखा था। फिर टाइम पीरियड टी इक्वल्स 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कर दीजिए, या फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1 अपॉन टी कर दीजिए, ये जो है इसका टाइम पीरियड टी। फिर एंगुलर पीरियड, एंगुलर पीरियड को हम डिफाइन करते हैं 1 अपॉन ओमेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे। तो सॉरी, इससे पहले हमने क्या देखा, yes. हाँ, अभी नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसका एवरेज वैल्यू जब हमको फाइंड करना रहता है किसी भी वेव फॉर्म का, तो उसके लिए हम
क्या मेथड यूज करेंगे। तो दो मेथड होते हैं जिसमें से हम प्रिफर करेंगे ये दिस मेथड एनालिटिकल मेथड, और मिड ऑर्डिनेट मेथड की जरूरत नहीं रहेगी कि हमको इजी पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक वेव फॉर्म है, इसका सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने लिया हुआ है, चाहे करंट ले लीजिए या वोल्टेज ले लीजिए, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो एवरेज वैल्यू के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है, उसको हम नेक्स्ट इसमें चल के देखेंगे। यस, तो यहाँ पर एनालिटिकल मेथड से एवरेज वैल्यू को फाइंड करना है हमें। सो इस मेथड में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले इन दिस इंटीग्रल मेथड एन एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ हाइट आई एंड थिकनेस टी डी ओमेगा टी इज टेकन एट एन एंगल ऑफ ओमेगा टी फ्रॉम द ओरिजिन। एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप इक्वल्स आई इंटू डी ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम वापस चल के देखें। हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिए, आपको जब ये एवरेज वैल्यू की बात पूछी जाएगी तो ये जरूर आपको ड्रॉ करना होगा। उसके बाद एक एलिमेंट्री स्टेप ले लिया आपने ओमेगा टी लेंथ पे, और उसकी वैल्यू क्या ले रहे हैं आप, उसकी जो थिकनेस लिया आपने डी इंटू ओमेगा टी लिया है, और उसकी वैल्यू हो गई आई, है ना, जो भी उसका मिड वैल्यू दोनों के बीच का। अब ये आई को मल्टीप्लाई कर दें अगर डी ओमेगा टी से, ये बहुत पतला स्ट्रिप है एक्चुअली, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके बीच का एक अप्रोक्सीमेट एरिया निकाल के दे देगा। और इस एरिया को हमको क्या करना है, जीरो से लेके पाई तक के बीच में इंटीग्रेट कर देना है, जैसा कि हम इंटीग्रेशन में करते थे, क्योंकि ये एक नॉन यूनिफॉर्म शेप है। नॉन यूनिफॉर्म शेप होने की वजह से हमको इस तरीके से इंटीग्रेशन का हेल्प लेना होता है एरिया फाइंड करने के लिए। और जैसे ही हम ये एरिया फाइंड करेंगे तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप क्या हो रहा है, आई इंटू डी ओमेगा टी। और इंटीग्रेशन से हम देखेंगे एरिया ऑफ हाफ साइकिल, तो वो इक्वल्स हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके पाई तक आई डी ओमेगा टी को, ठीक है। और ये जो स्मॉल आई है दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और इसको हमने देखा हुआ है आई एम इक्वल्स, सॉरी आई इक्वल्स आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करते हैं, और एवरेज वैल्यू इक्वल्स हो जाएगा आई एवरेज इक्वल्स एरिया ऑफ हाफ साइकिल अपॉन लेंथ ऑफ बेस। तो लेंथ ऑफ बेस इसमें कितना है, टोटल हम पाई लेके चल रहे हैं, इसको ऊपर रखिए, और बाकी मैथमेटिक्स आप लोग जानते हैं, ये इसको अगर एक एक करके फॉलो करते जाएंगे तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी आई एवरेज की वो ये मिलेगी। याद रखिएगा, अगर वी एवरेज भी निकालेंगे तो यही वैल्यू, अगर वोल्टेज के लिए पूछता है तो इसको वी एवरेज कर दीजिए, करंट के लिए पूछ रहा है तो आई एवरेज कर दीजिए, और साथ में जहां पर भी आई है वहां वहां वी कर दीजिएगा अगर वोल्टेज के लिए पूछा गया है तो ये है आई एम जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये आई एम इज मैक्सिमम करंट वैल्यू, और अगर वोल्टेज है तो वी एम कर दीजिए उसमें, राइट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आता है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, द आरएमएस वैल्यू is the root mean square it is defined as the square root of the mean value of the squares of the alternating quantity over one cycle। एक साइकिल के लिए हम क्या करने वाले हैं, उसका जो भी हम अलग अलग सैंपल्स लेते हैं किसी वेवफॉर्म का, और उस सैंपल्स का पहले स्क्वायरिंग करेंगे, उसका मीन लेंगे नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करके, और पूरा रूट ले लेंगे, तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या उसी को हम लोग बोल देते हैं इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू भी बोल देते हैं, कई बार उसी को मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं, ये सारी चीजें। इसमें भी हम एनालिटिकल मेथड ही प्रेफर करेंगे या इंटीग्रल मेथड, जब भी डेरिवेशन आता है तो आप उसी को रिफर करें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये अगेन एक वेव फॉर्म हमको मिल रहा है, और वेव फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये आई है तो आई स्क्वायर का वेव फॉर्म क्या हो जाएगा, आई इंटू आई कर दोगे तो वेव फॉर्म बढ़ के कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको। इसमें भी एक एलिमेंटल हमने वो लिया है, मतलब एक एरिया जिसमें से इसकी हाइट मिड वाले सैंपल की आई स्क्वायर हो गई है, इसका जो लेंथ है वो डी ओमेगा टी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको एरिया दे देगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यस, तो हम इसमें देख रहे हैं आरएमएस वैल्यू बाय एनालिटिकल मेथड, इसमें हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे आरएमएस वैल्यू बाय एनालिटिकल मेथड। तो इसमें भी अगेन इन दिस इंटीग्रल मेथड हाफ साइकिल ऑफ स्क्वायर आई स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, जो कि हमने पिछले उसमें देखा है, उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर उसका एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे तो आई स्क्वायर डी ओमेगा टी लिया, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन जीरो से पाई तक आई स्क्वायर डी ओमेगा टी को करो और डिवाइड कर दीजिए उसको अगेन किससे, पाई से, और फिर सबका रूट ले लीजिए। तो आई स्क्वायर अगर करेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आई आर एम एस
अगर निकालना है इसका तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वेव फॉर हाफ साइकिल। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ हाफ साइकिल ऑफ आई स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ हाफ साइकिल जो कि अगेन पाई है, तो इसका रूट ओवर ले लिए। ये पूरा जो है आपका ना, ये आपके पास इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कुछ इस तरीके से हम निकाल के फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये फाइनल आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी, दैट इक्वल्स आई एम अपॉन रूट 2, राइट। तो एक बार ये सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद प्लेन मैथमेटिक्स है, इसमें और कुछ ज़्यादा इसमें जो है कठिन नहीं रहेगा, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और इसके बाद ये फर्दर देखेंगे फॉर हाफ वेव रेक्टिफाइड, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आप यहाँ तक कर लें बहुत है, ये इसकी ज़रूरत आपके पास नहीं रहेगी। इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो फॉर्म फैक्टर के लिए डायरेक्ट आपके पास जो है ये फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट आप लोग यूज करें। तो फॉर्म फैक्टर इक्वल्स क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी फॉर अ साइनसॉइडल क्वांटिटी। डायरेक्ट फॉर्म फैक्टर इक्वल्स आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू लिखिए, और आरएमएस वैल्यू जो हमने निकाला है 1/√2 IM, और ये जो एवरेज वैल्यू निकाला है 2/π ऑफ IM, और दोनों को देंगे तो ये 1.11 उसकी वैल्यू आ जाती है। याद रखिएगा ये फॉर्म फैक्टर जो है वो वेव के फॉर्म पे डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग जो इसको ले रहे हैं 1.11, दैट इज फॉर साइनोसॉइडल क्वांटिटी। तो हमने शुरू में देखा था कि स्क्वायर वेव भी होते हैं, ट्रेपेजॉइडल वेव भी होते हैं, तो उसके हिसाब से सबका फॉर्म फैक्टर चेंज होता जाएगा, वो एक जैसा नहीं रहता। साइनोसॉइडल के लिए हमेशा याद रखिए 1.11 रहेगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे चलते हैं। पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो पीक फैक्टर क्या होता है और क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है उसे हम समझते हैं। It is defined as the ratio of the peak value to the RMS value of the alternating quantity for a sinusoidal quantity। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, पीक फैक्टर पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, और ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। तो न्यूमेरिकल्स में जैसे ये पूछेगा तो हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू भी रख सकते हैं, जैसे कि 1.11 फॉर्म फैक्टर के लिए और 1.414 दैट इज फॉर पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर, ये दोनों एक ही चीज है। और इसके बाद हम लोग जो है वो फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल क्वांटिटीज, ये हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसमें देखेंगे। आज के लिए हम यहीं पर इसे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।